गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम अपने गद्य भाग से पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 लीलाधर मंडलोई की एक कथा दी गई है जिसका शीर्षक है तंतारा वामीरो कथा। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दोनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे। जो लीलाधर मंडलोई थे ये दूरदर्शन का जो भारतीय प्रोग्राम था प्रसार भारती उसका निदेशक का कार्य संभाल रहे थे। मंडलोई मूलतः कवि हैं। इनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। इनके द्वारा जो लिखा गया ये गद्य ग्रंथ है, ये कथा जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर आधारित है। उसकी समाज के रीति रिवाज, उनकी कुरीतियों पर आधारित है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। ये जो मंडलोई हैं इन्होंने अपनी कविताओं के मन से ओतप्रोत होकर ही ये सारे लेखन किए हैं। अपने रचना क्रम के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियाँ हैं घर घर में घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, अनदेखा और काला पानी। अब इस पाठ में जो ये कथा है इसमें जो लेखक हैं वो हमें इस कथा के बारे में क्या कह रहे हैं, इस कथा में किस बात का वर्णन किया गया है वो हम समझते हैं पाठ प्रवेश के माध्यम से। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलते हैं। जो प्राचीन काल से जो भी सभ्यता संस्कृति है उसके बारे में हम कहानियों के माध्यम से ही समझते हैं कि हमारे से पुराने ज़माने में किस तरह के रीति रिवाज थे, किस तरह की परंपराएं थी, कैसी संस्कृति, कैसे लोग थे, कैसा खान पान था, कैसा रहन सहन था। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। उनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। वहाँ का जो एक ऐसा किस्सा है जो लीलाधर मंडलोई ने अपनी कथा के माध्यम से हमें बताया है वो कथा है तंतारा वामीरो कथा। प्रस्तुत पाठ तंतारा वामीरो कथा इस द्वीप के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका है। विद्वेष का अर्थ क्या होता है? जो पुराने रीति रिवाज हैं वो। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। युगल का मतलब क्या होता है? जोड़ा। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। मतलब जो तंतारा और वामीरो का जो जोड़ा है, मतलब उनका जो युगल है, उनका जो साथ है, उनके बलिदान की ही कथा इस तंतारा वामीरो कथा के माध्यम से हमें बताई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद करता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि अगर आप सबसे प्रेम करोगे तो सबके साथ जुड़े रहोगे और सबसे घृणा करोगे तो लोग आपको कभी भी याद नहीं करेंगे। इस कथा में भी यही कहा है कि जो व्यक्ति, जो तंतारा और वामीरो हैं, वो लोगों से प्रेम करते थे तो उनके बलिदान को आज भी लोग याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तंतारा वामीरो कथा। अंडमान द्वीप समूह के अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान।
अंडमान द्वीप समूह का जो आखिरी द्वीप है वो कौन सा है? लिटिल अंडमान। ये है पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। इसके बाद जो निकोबार है उसकी क्या आरंभ हो जाती है? सीमा। श्रृंखला का अर्थ यहाँ पर क्या है? सीमा से उसकी सीमा आरंभ हो जाती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। जो निकोबार के जो लोग हैं वहाँ की जो पुरानी संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति, उसका केंद्र माना जाता है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है। निकोबार जो अंडमान निकोबार है उसका पहला द्वीप समूह है। कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। अब वहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि प्राचीन काल में यानी पुराने समय में अंडमान और निकोबार ये जो दो द्वीप हैं ये पहले एक ही थे। विभक्त होना इनके अलग होने की एक लोक कथा है। लोक कथा का अर्थ होता है लोगों द्वारा प्रचलित की गई कथा। तो उस कथा को आज भी दोहराया जाता है। अब यहाँ से आपकी ये कथा स्टार्ट हो रही है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। सदियों पूर्व यानी बहुत समय पहले की बात है, जब अंडमान और निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। जो तंतारा था वो कैसा व्यक्ति था? सबका भला करने वाला, सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। मतलब हमेशा दूसरों की सहायता के लिए वो तैयार रहता था। इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो दूसरों की भलाई करना, दूसरों की मदद करना, इसी के त्याग की वजह से वह बहुत ही प्रसिद्ध था। चर्चित का अर्थ यहाँ पे प्रसिद्ध। सभी उसका आदर करते। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते हुए भागा भागा वहाँ पहुँच जाता था। सभी क्या करते थे? उसका सम्मान करते थे और जब भी किसी को मुसीबत होती वो उसे याद करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। जो दूसरे गांव के लोग थे, जो आसपास के गांवों के लोग थे, वो भी उत्सवों में, त्योहारों पर उस तंतारा को याद करते थे और वो वहाँ पर चला जाता था। मतलब उसको आमंत्रित करते थे, विशेष रूप से अतिथि विशेष रूप से आमंत्रित करते थे उसे और वह वहाँ पर जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। अब क्या कह रहे हैं कि उसका जो व्यक्तित्व था, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो तो अच्छी थी ही, दिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका जो आत्मीय स्वभाव था, उसका जो अपनापन था, उसका जो स्वभाव था वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगता था और लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। पारंपरिक का मतलब क्या होता है? जो वहाँ का जो रीति रिवाज है, वहाँ की जो पोशाक है पुरानी, जो मतलब जो लोग वहाँ के जो लोग हैं वो सब वही पोशाक पहनते हैं। ऐसी पारंपरिक पोशाक पहने हुए वह अपनी कमर पर लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। जो तलवार वो अपने पास सदैव अपने पास रखता था, वो तलवार कैसी थी? लकड़ी की। और लकड़ी की होने के बावजूद भी उसमें एक अनोखी दैवीय शक्ति थी। अद्भुत का अर्थ क्या होता है? अनोखी दैवीय शक्ति थी। तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता। जो तंतारा था वो कभी भी अपनी तलवार को अलग नहीं होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता और कभी भी उसका उपयोग किसी के सामने नहीं करता था। फिर भी लोगों को पता था कि वो जो तलवार है लकड़ी की वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनोखी है। तंतारा
अपनी तलवार को कभी ना अलग होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति होना मानते थे। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। तंतारा की तलवार क्या थी? सब उसके जो उसका जो राज था उसको जानने की उन सब में इच्छा थी, लेकिन तंतारा कभी भी उस जो तलवार थी उसको कभी भी किसी के सामने प्रयोग नहीं करता था। लेकिन उसके जो कारनामे थे, मतलब जो अलग अलग विलक्षण कारनामे थे, साहसपूर्ण कारनामे थे, उसके कारण लोगों को पता था कि इसके पास ये दैवीय शक्ति है, इस तलवार के अंदर एक दैवीय शक्ति है, जिसके कारण ये लोगों की मुसीबत में मदद भी करता है। एक शाम जब तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा, सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे से शने शने क्षीण होने को थी। अब क्या कह रहे हैं कि जो तंतारा था वो दिन भर के अथक परिश्रम के बाद, मतलब कठिन परिश्रम, कठोर परिश्रम के बाद कहाँ टहलने के लिए निकल गया था? समुद्र के किनारे। और वहाँ पर सूरज समुद्र के क्षितिज का अर्थ होता है जब धरती और आसमान दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हों पानी के अंदर, ऐसा लगता हो जैसे धरती और आसमान दोनों मिल रहे हों, उस समय वो समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, मतलब समुद्र का जो पानी था उसके वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शने शने क्षीण हो रही थी, मतलब शाम का समय था और जो पक्षियों की जो आवाज़ें थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। विचार मग्न मतलब विचार में खोया हुआ। विचार में खोया हुआ तंतारा समुद्र के किनारे बैठकर सूरज की रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहार रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वे अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। अब जो है उसको, जब वो समुद्र के किनारे विचार मग्न होकर बैठा था, समुद्र को निहार रहा था, रंग बिरंगी सूरज की किरणें देख रहा था, तभी उसको एक मधुर गीत सुनाई दिया जो लग रहा था जैसे कोई उसकी तरफ ही बहता चला आ रहा हो। और बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई दे रहा था। और गायन इतना प्रभावी था, मतलब इतना अच्छा था कि वो अपनी सुध-बुध खोने लगा, मतलब अपना होशो हवास खोने लगा और उस गाने में ही मंत्रमुग्ध हो गया, मतलब उसी में ही लिपटता चला गया। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा को भंग किया। जो लहर थी उसका एक प्रबल वेग, बहुत तेज से लहर का पानी का झोंका आया और जिस प्रकार से वो गाना सुनकर अपनी सुध-बुध खो बैठा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसको नींद आने से आने वाली जो पहली अवस्था होती है, तंद्रा का अर्थ आता होता है नींद आने से पहले वाली जो अवस्था होती है वो उसकी भंग हो गई। मतलब जो वो बेसुध हो रहा था, गाना सुन रहा था, वो सब टूट गया। चैतन्य होते हुए इधर उधर बढ़ने को विवश हो उठा, मतलब जैसे ही उसको होश आया वो उधर बढ़ने को विवश हो जहाँ से उसे गीत, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे, वहाँ वो बढ़ने के लिए विवश हो गया, मतलब मजबूर हो गया। उसे देखना था कि इतना मधुर गीत कौन गा रहा है। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। वह क्या कह रही है कि वह विकल सा मतलब बेचैन सा होकर उसकी तरफ बढ़ गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की ढह पर डूबते आकाशीय रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। अब जैसे ही उसने देखा कि एक जो युवती है वो समुद्र की ढह को, मतलब समुद्र को देखते हुए उसके आकर्षक रंगों में डूबते हुए एक गाना गा रही थी, बेसुध होकर गाना गा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको किसी की भी खबर नहीं हो। ठीक है।